अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटली होने वाली स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023 एयर एक्सरसाइजेज के बारे में। और इनमें GF-17 ब्रेवो वर्जन्स का जिस तरह डिप्लॉय किया गया, पाकिस्तान ने अपने F-16 GF-17 थंडर्स को, और उसके अलावा हमें यहाँ यूरोफाइटर टाइफून्स F-15 ग्रीक F-16 तक नज़र आए जो कि टर्किश मुखालफ समझा जाता है। और ये शायद कोई पहला इस तरह का मौका होगा जहाँ पाकिस्तान के GF-17 थंडर और ग्रीस के F-16 इकट्ठे उड़ रहे थे। इन मशकों में काफ़ी नई मालूमात भी हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग भी था। 27 फरवरी को हमारे पायलट जिन्होंने इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया था, वो भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 17 फरवरी को स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023 एयर एक्सरसाइजेज कंक्लूड की गई हैं। इन एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान के नंबर 9 स्क्वाड्रन के F-16 ने और नंबर 26 स्क्वाड्रन जिसे हम ब्लैक स्पाइडर्स कहते हैं उसके GF-17 थंडर्स ने हिस्सा लिया। इसमें तारीख में पहली दफ़ा GF-17 ब्रेवो, जिसे हम ट्विन सीट GF-17 भी कहते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। GF-17 बी वर्जन बेसिकली लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ECM रोल के लिए, उसके अलावा ग्राउंड स्ट्राइक के लिए डिज़ाइन किया गया था, और ये एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर के तौर पर भी काम करता है। ये एक्सरसाइजेज जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि यहाँ हमें UK, US, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, पाकिस्तान और ग्रीस इन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। एक्सरसाइज के हवाले से मुख्तलिफ तस्वीर भी अब रिलीज़ की गई हैं, जिनमें हम ग्रीस के F-16 को, पाकिस्तान के GF-17 ब्रेवो को इकट्ठे उड़ता हुआ देख सकते हैं। इन एयर एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान ने अपने पाक और चाइनीज़ ओरिजिन के GF-17 थंडर को और अमेरिकन ओरिजिन के F-16 को इकट्ठे भेजा, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सिंक्रोनाइजेशन मुख्तलिफ एसेट्स की आपस में हाईलाइट करता है। और 27 फरवरी के दिन कामयाबी का बेसिक राज भी यही था कि हमारे जो मुख्तलिफ एसेट्स थे उनकी आपस में कोऑपरेशन अच्छी थी। जबकि अगर इंडियन साइड पर देखें तो पहले उनके Su-30 दो उड़े थे, उसके बाद मिराई 2000 आ गए, और उसके बाद MiG-21 आ गए। और इवन दो खुद उनके इंडियन साबका एयर चीफ्स के खुद बयानात मौजूद हैं कि उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि हमें अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं और मुख्तलिफ एसेट्स की जो आपस में सिंक्रोनाइजेशन है, कि उनकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ मिलकर मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम दे सकें, इस काबिलियत को बेहतर बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी पायलट हसन सिद्दीकी, जिन्होंने 27 फरवरी को इंडिया के Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था, वो भी इस एयर एक्सरसाइज का हिस्सा थे। पहले वो स्क्वाड्रन लीडर के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अब वो विंग कमांडर हो चुके हैं। अरब कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस UK और US के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और उनके लिए ये ख़तरे की घंटी काफ़ी अर्सा पहले बजा चुका है। उसके लिए US ज़ाहिरी बात है जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर भी काम करती हैं, और उसके अलावा आप अपने अलाइज के साथ मुख्तलिफ वॉर टैक्टिक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक काम भी लेते हैं। सो US यहाँ अरब कंट्रीज़ पर दोबारा से अपना ग्रिप मजबूत करेगा या होल्ड रखने की कोशिश करेगा कि वो चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन ना करें। रिसेंटली चाइना के साथ मुख्तलिफ इकनॉमिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन सऊदी अरब ने साइन किए हैं, और सेम इन चीज़ों में कतर और बहरीन जैसे कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड है। US यहाँ पूरी कोशिश करेगा, इवन दो इनके इस वक्त सऊदी अरब के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम करने का कहा था। उससे अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ना था। इस वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हैं। उस वजह से अमेरिका ने यह फैसला किया कि वो 1 साल के लिए या एक हद तक सऊदी अरब को जो वेपन्स की डिलीवरी है उसको या लेट कर देंगे या उन्हें टाइम पर वेपन्स नहीं देंगे। इससे सऊदी अरब का डिफेंस का एक पूरा नेटवर्क था, वही डीरेल हो गया। अरब कंट्रीज़ की सबसे बड़ी खामी ये रही है कि इन्होंने कभी भी खुद से चीज़ों को डेवलप नहीं किया, और ना ही उनकी मेंटेनेंस रिपेयर्स वगैरह खुद से करने की कोशिश की है। इनके पास अमेरिकन वेपन्स हैं जैसे कि F-15 हैं, तो उनकी रिपेयरेंस भी अमेरिकन क्रू ही करता है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर हमारे पास F-16 भी मौजूद है तो उनकी बेसिक मेंटेनेंस रिपेयरेंस हम अपने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ही करते हैं। GF-17 थंडर्स को टोटली हम यहाँ अपने मुल्क में ओवरहाल करते हैं, बनाते हैं। मिराजेस को हम टोटली हमने इनको रीबिल्ड किया है, हमारे पास उनकी पूरी मेंटेनेंस रिपेयरेंस फैक्ट्रीज मौजूद हैं। F-7 का भी बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया का भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ये दोनों अपनी एयर फोर्सेस को एक ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम अरब कंट्रीज़ को यूज़ करें तो इनकी नाकामी की
यानी कि कमज़ोरी की बड़ी वजूहात ही ये हैं। अगर आप इराकी F-16 को भी देखें तो वो इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम रह गया है F-16 का, बाकी उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह सऊदी अरेबियन मिलिट्री भी है जिस अमेरिकन वेपन्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और रिपेयरेंस भी खुद नहीं करते, जिसकी वजह से इनके वेपन्स की रिपेयरेंस और मेंटेनेंस का जो भी जिम्मा है वो अमेरिका के सर पे है। अब अमेरिका की मर्ज़ी होती है, वो जब चाहे इनको मेंटेन करे, जब चाहे इनको मेंटेन ना करे। और इन तमाम मुश्किलात की वजह से ही सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ को हौसी बागियों के खिलाफ लड़ने में बहुत ज़्यादा ट्रिबुलेशंस का सामना है। इन एयर एक्सरसाइजेज की फुटेजेस में बेसिकली जिन दो फाइटर एयरक्राफ्ट को एक दूसरे के साथ compete करता हुआ या एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशंस में फ्लाई करता हुआ दिखाया गया, वो पाकिस्तान के GF-17 थंडर और F-15s हैं। इनके क्लिप्स को काफ़ी क्लोज एक दूसरे के दिखाया गया है। ये चीज़ पाकिस्तान को SU-30 MKI के खिलाफ लड़ने में मदद देगी, क्योंकि F-15s का भी SU-30 MKI की तरह RCS काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा ऑलमोस्ट दोनों ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, तो यहाँ एक हद तक वो सिमुलेशन के तौर पर डोज करेगा GF-17s को, या वो एक सिमुलेशन क्रिएट करेगा कि GF-17 थंडर्स अपने अटैक के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स को डेवलप कर पाएँ। यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ कि इन एक्सरसाइजेज में टोर्नेडो एयरक्राफ्ट, F-16s, F-15s, यूरोफाइटर टाइफून्स, ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, ये सिंगल इंजन हैवी वेट या मीडियम वेट फाइटर जेट्स हैं, या ट्विन इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्ट हैं जैसे यूरोफाइटर टाइफून, नियावा टोर्नेडो और उसके अलावा F-15s। जबकि GF-17 या वाहिद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और अगर आप यहाँ तस्वीर में भी देखें तो सबसे जो साइज़ में छोटा एयरक्राफ्ट है वो GF-17 थंडर ही है। मतलब कि अगर फुली लोडेड होकर उड़ेगा तो इसकी ड्रैग भी ज़्यादा होगी, और ओबियसली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो ये कम वेपन लेकर जा सकता है, और इसकी कॉम्बैट रेंज भी निस्बतन कम है क्योंकि साइज़ छोटा है, ज़ाहिरी बात है इस जहाज़ का। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भी हैं उनके ये मसले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बेहतरीन फोर्सेस के साथ उड़ना और उनके साथ एयर एक्सरसाइजेज करना, उससे आपके पायलट्स काफ़ी कुछ सीखती हैं, और इससे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्हें भी इस चीज़ के पोटेंशियल का अंदाज़ा होता होगा कि GF-17 बेशक एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसमें ये पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि वो F-16 जैसे मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे रोल्स भी कर सकता है, और इसने किए भी हैं ये रोल्स। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।